घर के आंगन में आज फिर धूप उतर आई थी, लेकिन हरिश्चंद्र वर्मा के भीतर अंधेरा जस का तस था। पत्नी सरोज को गए पूरे 11 महीने हो चुके थे, पर उनके जाने के समय जैसे वहीं ठहर गया था। सुबह होती थी, शाम ढल जाती थी, दिन बदल जाते थे, लेकिन हरिश्चंद्र के भीतर कुछ भी नहीं बदल रहा था। वे जी रहे थे, पर जीवित होने का एहसास कहीं खो गया था। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सोचा था कि अब सरोज के साथ उन अधूरे पलों को जिएंगे जिनके लिए कभी समय नहीं निकाल पाए। सुबह की चाय, दोपहर की बातें, शाम की सैर, रात को पुरानी यादों की गुनगुनाहट, सब कुछ उन्होंने मन ही मन बुन रखा था। लेकिन नियति ने वह ताना बाना बनने से पहले ही तोड़ दिया। उस दिन सरोज ने हमेशा की तरह सुबह को उन्हें आवाज़ दी, चाय ठंडी हो जाएगी, और वे हमेशा की तरह बोले थे, आ रहा हूँ। लेकिन उस दिन वे आए और सरोज नहीं उठी। अस्पताल, डॉक्टर, दवाइयाँ, रिश्तेदारों की भीड़, सब कुछ जैसे किसी और के साथ हो रहा था। जब शोर थमा, तब हरिश्चंद्र के सामने सिर्फ सन्नाटा बचा। बेटा आदित्य और बहू रिया ने बहुत कोशिश की कि वे अकेले न रहें। सरोज के जाने के बाद वह हरिश्चंद्र जी को अपने साथ ले आए थे। बड़ा फ्लैट, सारी सुविधाएं, काम वाली, ड्राइवर, सब कुछ था, पर जो नहीं था वह था अपनापन। आदित्य और रिया दोनों नौकरी पेशा थे। सुबह निकलते तो रात को लौटते। दिन भर चंद्र का सामना होता था टीवी की आवाज से, दीवारों की चुप्पी से और सरोज की तस्वीर से, जो ड्राइंग रूम के एक कोने वाली दीवार पर टंगी थी। कई बार वो उस तस्वीर से बात करते जैसे सरोज देवी जवाब दे देगी, देखो तुम्हारे बिना चाय भी फीकी लगती है। वे बुदबुदाते और खुद ही चुप हो जाते। एक दिन रिया ने उनसे कहा, पापा जी, पास वाले पार्क में सुबह सीनियर सिटीजन की वॉक होती है, आप भी जाया कीजिए। हरिश्चंद्र ने हामी तो भर दी, पर मन से नहीं। फिर भी अगली सुबह वे पार्क पहुंचे। हरी घास, टहलते लोग, हंसी टिटोली, सब कुछ उन्हें अजनबी सा लगा। वे एक बेंच पर बैठ गए। तभी उन्होंने देखा, थोड़ी दूर पर एक महिला व्हील चेयर से उठकर धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रही थी। उम्र लगभग 60 के आसपास, सादा सलवार कुर्ता, चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास। वे लड़खड़ाई तो हरिश्चंद्र अन्याय उठकर आगे बढ़े और सहारा दे दिया। महिला ने मुस्कुरा कर कहा, धन्यवाद। डॉक्टर ने कहा कि डर को जितना कम करूंगे उतनी जल्दी ठीक हो जाएंगे। उस मुस्कान में ना कोई दिखावा था, ना कोई संकोच, बस एक सहज अपनापन। मैं माधवी, उसने कहा, और आप? हरिश्चंद्र, उन्होंने संक्षेप में उत्तर दिया। अगले कुछ दिनों में यह संयोग आदत बन गई। हर सुबह पार्क में मुलाकात, कुछ कदम साथ चलना, फिर बेंच पर बैठकर हल्की हल्की बातें। माधवी ने बताया कि वह स्कूल में हिंदी पढ़ाती थी। पति का देहांत कई साल पहले हो गया था। एक बेटी है जो विदेश में रहती है। एक्सीडेंट के बाद कुछ महीनों से व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ रहा था। दुखों को अगर सिर पर बिठा लो तो वह राजा बन जाता है, माधवी एक दिन बोली, और अगर कंधे से उतार दो तो बस एक याद बनकर रह जाता है। ये बात हरिश्चंद्र के दिल में कहीं गहरी उतर गई। वे पहली बार सरोज के जाने के बाद किसी की बात ध्यान से सुन रहे थे। धीरे धीरे हरिश्चंद्र के भीतर कुछ बदलने लगा। वे सुबह तैयार होकर निकलते, अखबार पार्क में पढ़ते, घर आकर खुद के लिए चाय बनाते। रिया ने नोटिस किया कि पापा जी अब पहले जैसे खामोश नहीं रहते। एक दिन आदित्य ने संकोच से कहा, पापा, कुछ लोग बातें कर रहे थे कि आप पार्क में। बात अधूरी रह गई। हरिश्चंद्र का चेहरा सख्त हो गया। इस उम्र में भी अगर किसी से बात करना गुनाह है तो मैं वह गुनाह कर रहा हूँ, उन्होंने कहा, और कमरे में चले गए। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। क्या सच में समाज इतनी आसानी से उंगली उठा देता है? क्या अकेलेपन का इलाज भी शक के दायरे में आता है? अगले दिन पार्क में उन्होंने माधवी से सब कह दिया। माधवी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर अगर हम जीना बंद कर दें तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उस दिन के बाद दोनों के बीच अनकही दूरी आ गई। बातचीत कम हो गई, हंसी सिमट गई। उसी बीच आदित्य को विदेश से लंबी पोस्टिंग का ऑफर मिला। उसने हरिश्चंद्र से कहा कि वे अपने पुराने शहर लौट जाएं, जहाँ परिचित माहौल है। हरिश्चंद्र ने हामी तो भर दी, पर दिल भारी हो गया। जाने से पहले उन्होंने एक फैसला कर लिया। जिस दिन वे पार्क पहुंचे, माधवी देर से आई। हाथ में एक छोटी सी डायरी थी। उन्होंने बेंच पर बैठते कहा, मैं जानती आप कुछ कहना चाहते हैं। हरिश्चंद्र ने गहरी सांस ली और बोले, मैं सरोज को नहीं भूल सकता और ना भूलना चाहता हूँ, लेकिन मैं फिर से अकेलापन नहीं रहना चाहता। क्या हम दोस्ती से आगे सोच सकते हैं? माधवी ने डायरी उनके हाथ में थमा दी और कहा, इसमें मेरे डर लिखे, मेरे सवाल, मेरी हिम्मत, जवाब आपको इसमें मिल जाएंगे।
फैसला जल्दी मत कीजिए। उस दिन अर्चना ने डायरी नहीं खोली। घर आकर देर रात तक वह डायरी उनकी गोद में पड़ी रही। सरोज की तस्वीरें सामने थी। उन्होंने तस्वीर की ओर देखा और पहली बार मन में अपराध बोध नहीं बल्कि अनुमति का एहसास हुआ। बाहर आंगन में धूप उतर रही थी। अर्चना को लगा शायद खामोश आंगन में फिर से रोशनी लौटने वाली है। खामोश आंगन में उतरती धूप उस दिन अर्चना को अलग ही लग रही थी। सरोज की तस्वीर और देखते हुए उन्होंने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। डायरी अब भी उनकी गोद में ही रखी थी, जैसे किसी निर्णय का भारी भार उसी में सिमट आया हो। पहली बार उन्हें लगा कि सरोज की स्मृति उन्हें रोक नहीं रही है, बल्कि आगे बढ़ने की चुपचाप अनुमति दे रही है। अगर दिन में पार्क नहीं गई ना उसके अगर दिन माधवी को शायद इसका आभास हो गया था, लेकिन उसने ना फोन किया ना संदेश भेजा। हरिचंद को ये बात सबसे ज्यादा खल रही थी। आदित्य और रिया विदेश जाने की तैयारी में व्यस्त थे। फ्लैट में सूटकेस खोले पड़े थे। हरिचंद भीतर तय कर चुके थे कि वह पुराने शहर लौट जाएंगे, पर जाने से पहले एक अधूरा संवाद पूरा करना जरूरी था। चौथे दिन सुबह वे पार्क पहुंचे। वहीं बेंच, वहीं पेड़, वहीं हवा। माधवी जी वहां बैठी थी, डायरी के बिना। उन्हें देखते हुए मुस्कुराई, पर उस मुस्कान में प्रश्न भी था, मैं जा रहा हूँ। हरिचंद ने बिना भूमिका के कहा। माधवी ने कुछ नहीं पूछा, बस बोली, तो फैसला हो गया? हाँ, उन्होंने कहा, लेकिन उससे पहले मुझे वो डायरी समझनी थी। माधवी ने शांत स्वर में कहा, समझ में आई? हरिचंद ने सिर हिलाया। आपका डर मेरे जैसी है, लोग, समाज, बच्चे, बीती यादें, लेकिन आपकी हिम्मत वह मुझे आईने की तरह दिखी। माधवी की आंखें नम हो गई। मैं कोई वादा नहीं चाहती, उसने कहा, बस इतना कि हम झूठ न जिए। हरिचंद ने गहरी सांस ली। मैं झूठ नहीं जीना चाहता, उन्होंने कहा, लेकिन मैं सरोज को भी छोड़ नहीं सकता। माधवी ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, कोई किसी को छोड़कर आगे नहीं बढ़ता हरिचंद्र जी, बस दिल में जगह बढ़ जाती है। उसी शाम हरिचंद्र ने आदित्य और रिया से बात की। उन्होंने सब कुछ साफ साफ बताया। रिया चुप रही। आदित्य असहज, पापा लोग क्या कहेंगे? आदित्य ने आखिर कहा, लोग तो हमारे प्रमोशन पर भी कुछ कहते हैं, तुम्हारी शादी पर भी कहा था। हरिचंद्र ने शांत स्वर में कहा, क्या हमारे फैसले में पहले लोगों की अनुमति लेते हैं? कई दिन तक घर में तनाव रहा। आदित्य ने अपनी बहन को फोन किया। बेटी ने साफ कहा, पापा ने पूरी जिंदगी जिम्मेदारियां निभाई हैं, अब उन्हें भी खुश रहने का क्या है? ये वाकई जैसे जमी बर्फ तोड़ गया। हरिचंद्र अपने शहर लौट आए। माँ भी वहीं थी। दूरी अब रिश्ते की कसौटी बन गई थी। फोन पर बातें होती, कभी लंबी कभी खामोशी साझा करते हुए। एक दिन माधवी उनसे मिलने आई। स्टेज पर जब उन्होंने हरिचंद्र को देखा तो पहली बार उन्हें लगा कि वे किसी नए रिश्ते से नहीं बल्कि जीवन से मिलने आई हैं। अगर शहर छोटा था, बातें जल्दी फैलती थी। कुछ लोगों ने ताने, कुछ ने सहानुभूति दिखाई, कुछ ने चुप रहना बेहतर समझा। माधवी ने स्कूल में फिर से पढ़ाना शुरू किया। हरिचंद ने लाइब्रेरी ज्वाइन की। बच्चों को गणित पढ़ाने लगे। दोनों साथ टहलते, कभी मंदिर जाते, कभी बस चाय पीते। एक दिन सरोज की पुण्यतिथि आई। हरिचंद जी बहुत चुप थे। माधवी ने कुछ नहीं पूछा, बस उनके साथ बैठी रही। शाम को हरिचंद जी बोले, आज पहली बार मुझे अपराध बोध नहीं है। माधवी ने धीरे से कहा, क्योंकि आज आप सच्चे हैं। महीनों बाद आदित्य और रिया भारत लौटे। उन्होंने माधवी से मुलाकात की। रिया ने उनके पैर छुए। मुझे देर से समझ आया, रिया ने कहा, पर अब समझ आ गया। आदित्य ने हरिचंद से कहा, पापा अगर आप चाहते हैं। हरिचंद ने बात पूरी होने से पहले कहा, मैं कोई दिखावा नहीं चाहता, बस साथ। उसी दिन सादे ढंग से, बिना शोर, बिना रस्मों की लंबी कतार के मंदिर में दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा। ना ढोल ना बाजा, सिर्फ एक दीपक, 2 फूल और ढेर सारी शांति। लौटते समय माधवी ने कहा, डर लगता है। हरिचंद जी मुस्कुराए, अब नहीं। कुछ महीने बाद जब आंगन में फिर से धूप उतरी तो वह खामोश नहीं थी। उसमें हंसी थी, बातचीत थी और जीवन का भरोसा था। सरोज तस्वीर में अब भी थी, पर अकेली नहीं। हरिचंद ने महसूस किया कि जिंदगी खत्म होने के बाद नहीं, हिम्मत खत्म होने पर खत्म होती है। और उन्होंने तय कर लिया था, अभी सिर्फ जिएंगे नहीं, सच में जिंदा रहेंगे। दोस्तों, क्या सच में हरिचंद्र जी ने सही किया? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, क्योंकि मेरी सोच से तो ये होता है कि हमें एक बार जीवन फिर से शुरू कर सकते हैं। आपकी क्या राय, अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगे ये कहानी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।